गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर ओवरहेड रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर में थियोरी के बहुत कम पॉइंट है, तो पहले रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद थियोरी के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हम ओवरहेड को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हमें इस चैप्टर में क्या दे रखा है? हमें इस चैप्टर में मेनली फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में दे रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या दे रखा है? किसी जॉब पर या किसी प्रोडक्ट पर या किसी एक्टिविटी पर या किसी बैच पर ओवरहेड कितना चार्ज किया जाएगा, या जिसको हम ये कह सकते हैं ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी के लिए हमें ये चैप्टर दे रखा है ओवरहेड। ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के बहुत सारे तरीके। ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए हम सबसे पहले तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव 5 मेथड है हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट मेथड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जिसका फॉर्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड मेथड होता है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, जिसका फॉर्मूला होता है ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरा मेथड होता है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। फोर्थ मेथड इज लेबर आवर रेट, फॉर्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। और लास्ट मेथड होता है मशीन आवर रेट, जिसका फॉर्मूला होता है फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। लेबर आवर रेट का मतलब क्या होता है? ओवरहेड पर लेबर आवर, और मशीन आवर रेट का मतलब क्या होता है? ओवरहेड पर मशीन आवर। सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट मेथड है, लेबर आवर रेट और मशीन आवर रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करना और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को मशीन वाइज कैलकुलेट करना। अगर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए टोटल 5 स्टेप होते हैं। फैक्ट्री में दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट टाइप के डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और सेकंड टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं जिसको कहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन का काम तो नहीं करते मगर कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्टोर, फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट है बट इट इज नॉट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इट इज सर्विस डिपार्टमेंट। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फैक्ट्री में होता है बट ये प्रोडक्शन का काम नहीं करता, ये अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करता है। तो फैक्ट्री में डिपार्टमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। हमें एब्जॉर्प्शन रेट को अगर डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास टोटल 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहले स्टेप में हम ओवरहेड को, टोटल ओवरहेड को, जो फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड है चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, हम टोटल ओवरहेड को कलेक्ट करते हैं, टोटल ओवरहेड को पता करते हैं। कलेक्शन ऑफ ओवरहेड के बाद में आता है सेकंड स्टेप विच इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड का मतलब होता है कि वो एक्सपेंडिचर जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, हमने जो टोटल ओवरहेड को एस्टिमेट किया है, टोटल ओवरहेड की डिटेल को कलेक्ट किया है, उसमें से वो एक्सपेंडिचर जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, उस एक्सपेंडिचर को उस डिपार्टमेंट पे चार्ज करना, उसको हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। पीछे वो खर्चे बच जाएंगे जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो कॉमन एक्सपेंडिचर है। जो कॉमन एक्सपेंडिचर है, हमें उन कॉमन एक्सपेंडिचर को सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और उसको हम कहते हैं तीसरा स्टेप विच इज कॉल्ड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड।
एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड में अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर को अलग अलग रेशियो में या अलग अलग बेसिस में हमें सारे डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एपोर्शनमेंट करने के बाद हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर और सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर अलग अलग पता चल जाते हैं। हर डिपार्टमेंट का हमें एक्सपेंडिचर पता चल जाता है। तीसरे स्टेप के बाद हम लेते हैं फोर्थ स्टेप और उसको कहते हैं रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड में हम क्या करते हैं, जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड है उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज किन को देता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। इसीलिए हमें सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आफ्टर रीअपोर्शनमेंट सारे फैक्ट्री के ओवरहेड केवल और केवल कहां पर आएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर आ जाएंगे और सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे? जीरो। और उसके बाद में हमें लेना होता है फिफ्थ स्टेप, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना। आपको हर डिपार्टमेंट के, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड पता चल जाएंगे आफ्टर फोर्थ स्टेप। उसके बाद में आप हर डिपार्टमेंट, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे वो एब्जॉर्प्शन रेट के लिए आप लेबर आवर रेट मेथड काम लो, चाहे मशीन आवर रेट मेथड काम लो, चाहे डायरेक्ट मटेरियल का परसेंटेज, चाहे डायरेक्ट लेबर का परसेंटेज, चाहे परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, जो भी मेथड क्वेश्चन में दे रखा है। जनरली एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए जनरली या तो मशीन आवर रेट दे रखा होता है या फिर लेबर आवर रेट मेथड दे रखा होता है। तो 5 स्टेप अगर आपको डिपार्टमेंट दे रखे हैं तो डिपार्टमेंट वाइज एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 5 स्टेप है। अब पहला जो स्टेप है कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, उसमें आपको कुछ नहीं करना। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड में अभी आपको कुछ नहीं करना। आपका काम कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका काम स्टार्ट होता है एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड से। बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो कॉमन एक्सपेंडिचर होते हैं और हम उन कॉमन एक्सपेंडिचर को सारे डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब कौन से एक्सपेंडिचर को किस रेशियो में सारे डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक छोटी सी यहाँ पर टेबल दे रखी है नोट्स में। यहाँ पर दे रखा है बेसिस फॉर एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड को एपोर्शन करने के बेसिस, जैसे सबसे पहला दे रखा है रेंट, रेट्स, म्युनिसिपल टैक्स। सबसे पहले दे रखा है रेंट एंड रेट्स, म्युनिसिपल टैक्स। इसको हम फ्लोर एरिया के रेशियो में सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डेप्रीसिएशन, रिपेयर, टैक्स, इंश्योरेंस, इन सबको हम वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे डिपार्टमेंट में। पावर के एक्सपेंडिचर को किलोवाट आवर्स, KW आवर्स का मतलब किलोवाट आवर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर किलोवाट आवर्स दे रखे हैं तो। अगर क्वेश्चन में किलोवाट आवर्स नहीं दे रखे हैं तो सेकंड तरीका है HP मतलब हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रेशियो बनाओ और उस रेशियो में पावर की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट अगर क्वेश्चन में मशीन आवर्स भी नहीं दे रखे हैं तो केवल और केवल HP के रेशियो में आपको पावर के एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहां पर एक दिक्कत बहुत बार आती है, एक होते हैं मशीन आवर्स और एक होते हैं वर्किंग आवर्स। अगर क्वेश्चन में वर्किंग आवर्स दे रखे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मशीन आवर्स है। मशीन आवर्स और वर्किंग आवर्स दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मशीन आवर्स ही दे रखे हो तो ही आपको HP इंटू मशीन आवर्स करना है। अगर वर्किंग आवर्स दे रखे हो तो वो मशीन आवर्स नहीं है, तो आपको केवल HP के रेशियो में ही पावर की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। लाइट एक्सपेंसेस, लाइट एक्सपेंसेस को हम लाइट पॉइंट के रेशियो में बांटते हैं और अगर लाइट पॉइंट नहीं दे रखा है तो फिर हम फ्लोर एरिया के रेशियो में लाइट एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट रेडिएटर सेक्शन के रेशियो में बांटते हैं और अगर रेडिएटर सेक्शन नहीं दे रखा है तो नंबर ऑफ मशीन के रेशियो में हीट एंड लाइट के एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सुपरविजन एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस, इनको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो में और अगर वो नहीं दे रखे हैं तो डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पेरोल एक्सपेंसेस, ESI एंड PF, इनडायरेक्ट वेजेज, इन सबको हम डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डायरेक्ट वेजेज अगर नहीं है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इनको मशीन आवर्स के रेशियो में और अगर मशीन आवर्स नहीं है लेबर आवर्स के रेशियो में, डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में हम सन्ड्री एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
मशीन आवर्स नहीं है तो डायरेक्ट वेजेज। ध्यान रखना, मशीन आवर्स और वर्किंग आवर्स दोनों अलग अलग है। मशीन आवर्स ही दे रखे हैं तो ही हम सन्ड्री एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस को हम मशीन आवर्स के रेशियो में बांटेंगे। अगर वर्किंग आवर्स दे रखे हैं, मशीन आवर्स नहीं दिए हुए, तो फिर आप डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में बांटोगे, राइट। ये तो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है कि कौन सा एक्सपेंडिचर किस रेशियो में बढ़ सकता है। अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर एग्जाम में आ जाए जो इस लिस्ट में नहीं है, तो फिर आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि ये एक्सपेंडिचर किससे ज़्यादा बेटर तरीके से रिलेट करता है, उस रेशियो में आपको उस एक्सपेंडिचर को सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कलेक्शन ऑफ ओवरहेड दे रखा होगा, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड भी दे रखा होगा, हमें करना है अपॉर्शनमेंट। मैंने आपको एक लिस्ट बताई कि कौन सा एक्सपेंडिचर किस रेशियो में आप डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फोर्थ स्टेप होता है री अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, और री अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब होता है सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट करना। सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी हैव 4 मेथड, 4 मेथड है हमारे पास। कौन कौन से 4 मेथड है? फर्स्ट, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सेकंड स्टेप लेडर मेथड, थर्ड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एंड फोर्थ इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। क्या होते हैं, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से उन सारे मेथड को बताता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारी फैक्ट्री में ABC 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और P और Q 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। P के एक्सपेंडिचर ओवरहेड हमने कलेक्शन किया, एलोकेशन किया, अपॉर्शनमेंट किया। आफ्टर अपॉर्शनमेंट A के ओवरहेड 1 लाख, B के ओवरहेड 80,000, C के ओवरहेड 70,000, P के एक्सपेंडिचर 50,000 और Q के एक्सपेंडिचर 30,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 2 सर्विस डिपार्टमेंट है P और Q, इसके ओवरहेड को ABC पर एलोकेट करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। अब रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसके लिए परसेंटेज आपको दे रखे होंगे। फॉर एग्जांपल दे रखा है कि जो P डिपार्टमेंट है उसके एक्सपेंडिचर को 40% आप A पर एलोकेट करोगे, 30% आप B पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 20% आप C पर और 10% आप Q पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और ये जो Q डिपार्टमेंट है उसके 50% ओवरहेड A पर, 20% B पर, 10% C पर और 20% Q पर आप P पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। P और Q आपस में एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर P डिपार्टमेंट और Q डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 बाय 1 एक एक मेथड को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का बहुत बार नाम केवल डायरेक्ट मेथड भी आ सकता है, डायरेक्ट मेथड भी आ सकता है। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये कहता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जो भी सर्विस दे रहा है आप उसको इग्नोर कर दो। मतलब P Q को जो सर्विस दे रहा है, Q P को जो सर्विस दे रहा है, उसको आप इग्नोर कर दो। P के एक्सपेंडिचर कितने हैं, 50,000, वो A B C में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और ये जो परसेंटेज दे रखे हैं उसका बना दो रेशियो। मतलब आप P के एक्सपेंडिचर A B C में 40, 30 और 20 मतलब 4:3:2 के रेशियो में बांट दो, और P जो Q को सर्विस दे रहा है 10%, उसको इग्नोर कर दो। और Q के एक्सपेंडिचर A B C में 5:2:1, ये जो 50, 20, 10 है इसका हमने रेशियो बना दिया, 5:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जो Q P को सर्विस दे रहा है उसको इग्नोर कर दो। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जो भी सर्विस देता है आप उसको इग्नोर कर दो। इट इज डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं, राइट। सेकंड मेथड का नाम है स्टेप लेडर मेथड। स्टेप लेडर मेथड, स्टेप लेडर मेथड ये कहता है कि 2 सर्विस डिपार्टमेंट है P और Q। P Q को कितनी सर्विस दे रहा है, P Q को सर्विस दे रहा है 10% और Q P को कितनी सर्विस दे रहा है, 20%। ज्यादा कौन सर्विस दे रहा है, P Q को दे रहा है 10%, Q P को दे रहा है 20%,
तो ज्यादा कौन दे रहा है? क्यू दे रहा है। क्यू पी को 20% दे रहा है, जबकि पी केवल 10% सर्विस ही क्यू को दे रहा है। तो क्यू पी को 20% सर्विस दे रहा है। तो ऐसा करो, सबसे पहले आप क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करो। जब आप क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए, बी, सी और पी सब में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्यू के एक्सपेंडिचर कितने हैं? 30,000। 30,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 50%, या इसका रेशियो बना दो 50, 20, 10 और 20। आप जब क्यू के एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए, बी, सी और पी सभी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप क्यू को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्यू के एक्सपेंडिचर जीरो हो जाएंगे। जिस सर्विस डिपार्टमेंट को आप एक बार जीरो कर देते हो उसमें वापस एक्सपेंडिचर नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे? पी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पी को कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पी के एक्सपेंडिचर 50,000 प्लस जो क्यू से आए, उन दोनों को मिलाकर आप केवल और केवल ए, बी, सी में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ए, बी और सी में पी के एक्सपेंडिचर क्यू में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। पी के एक्सपेंडिचर जब आप ए, बी, सी में बांटोगे तो 40, 30, 20 4, 3, 2 के रेशियो में बांट दोगे। पी के एक्सपेंडिचर वापस क्यू में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। जो सर्विस डिपार्टमेंट एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसको वापस हम उसमें उस डिपार्टमेंट में वापस एक्सपेंडिचर को एलोकेट नहीं किया जाता। मान लो यहां पर 3 सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं, पी, क्यू, आर। सबसे पहले आपको इसमें क्या करनी होती है? रैंकिंग देनी होती है। जैसे हमने रैंक कैसे दी? एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जितने परसेंटेज सर्विस देता है, तो जो सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा सर्विसेज देता है उसको पहली रैंक, फिर सेकंड रैंक, फिर थर्ड रैंक। जैसे यहाँ पी क्यू को दे रहा है 10% और क्यू पी को दे रहा है 20%। ज्यादा सर्विस कौन दे रहा है? क्यू दे रहा है। तो हमने क्यू को फर्स्ट रैंक दी, मतलब पहले हम क्यू को बांटेंगे फिर पी को बांटेंगे। तो अगर मान लो 3 सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं पी, क्यू, आर, तो हम सबसे पहले तो रैंक देते। मान लो हमने रैंक दी, मान लो रैंक ऐसे आ गई, क्यू सबसे पहले, आर उसके बाद, फिर पी उसके बाद। मान लो ऐसे रैंक आती, तो हम सबसे पहले क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करते। जब हम क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करते तो ए, बी, सी, पी और आर, मतलब हम क्यू के एक्सपेंडिचर को ए, बी, सी, पी और आर सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो परसेंटेज दे रखे उसका रेशियो बना देना और उस रेशियो में बांट देना। फिर नंबर किसका आएगा? आर का। आर को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑलरेडी हम क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो वापस क्यू में खर्चा नहीं जाएगा मगर पी में जाएगा। तो आर के एक्सपेंडिचर हम ए में, बी में, सी में और पी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब हम पी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम ऑलरेडी क्यू और आर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो इसीलिए क्यू और आर में एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा। पी का एक्सपेंडिचर केवल और केवल ए, बी और सी में जाएगा। जो परसेंटेज है उनके रेशियो बना देना और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज स्टेप लेडर मेथड। हाँ, अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको रैंकिंग नहीं करनी है, पी, क्यू, आर जिस सीरियल ऑर्डर में उसी सीरियल ऑर्डर में आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर आपको रैंकिंग नहीं देनी है। पहले पी को, फिर क्यू को और फिर आर को, इसी सीरियल ऑर्डर में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर क्वेश्चन कहे तो, अदरवाइज आपको रैंकिंग देनी पड़ेगी। तीसरा मेथड आता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या करते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट पी और क्यू है। जैसे हमने सबसे पहले पी के एक्सपेंडिचर 50,000 को एलोकेट किया ए, बी, सी और क्यू में, पी जीरो हो गया। फिर क्यू के एक्सपेंडिचर 30,000 प्लस जो पी से है, दोनों को ऐड करके ए, बी, सी और पी में, क्यू जीरो हो गया। मगर जब हमने क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया तो कुछ खर्चा पी में वापस आ गया। वापस से पी को डिस्ट्रीब्यूट किया ए, बी, सी और क्यू, जो क्यू ऑलरेडी जीरो हो चुका था, मगर जब हमने पी को डिस्ट्रीब्यूट किया तो कुछ एक्सपेंडिचर क्यू में आ गया। तो हम क्या करेंगे? बांटते जाएंगे। जब हम पी को बांटेंगे तो एक्सपेंडिचर क्यू में, जब हम क्यू को बांटेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पी में, मगर वो अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा और धीरे धीरे कम होते होते हो सकता है 6-7 स्टेप में जाके वो एक्सपेंडिचर नियर टू जीरो हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को काम में लेते हैं। ये है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीटेड मतलब आप कंटिन्यूसली रीडिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, धीरे धीरे अमाउंट कम हो जाएगा और वो जीरो हो जाएगा। फोर्थ स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड,
साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हम दो इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे यहाँ पर दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक तो है पी और एक है क्यू। पी के ओवरहेड कितने हैं? पी के ओवरहेड है 50,000 प्लस क्यू के 20% एक्सपेंडिचर पी पर जाएंगे। क्यू के 20% एक्सपेंडिचर पी पर जाएंगे। तो पी के एक्सपेंडिचर है 50,000 प्लस 0.2 क्यू। 50,000 प्लस 0.2 क्यू। सेम इसी तरह से क्यू के एक्सपेंडिचर कितने हैं? 30,000 प्लस पी के 10% एक्सपेंडिचर क्यू पर जाएंगे। तो क्यू का एक्सपेंडिचर 30,000 प्लस 10% ऑफ क्यू, 10% ऑफ पी। तो यहां लिखेंगे 0.1 पी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में पी की वैल्यू आती है, सपोज इट इज 58,000। मैंने एग्जैक्टली अमाउंट नहीं कैलकुलेट किया, ऐसे ही बता रहा हूं। पी के एक्सपेंडिचर आते हैं मान लो 58, पी की वैल्यू आती है 58 और क्यू की वैल्यू आती है मान लेते हैं 34,000। मान लो ये वैल्यू आती है। अब आप क्या करोगे? P 58,000 और Q 34,000। अब P को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 58,000 को। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? P के एक्सपेंडिचर अब केवल A, B, C में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मगर रेशियो में नहीं, परसेंटेज में। मतलब P के एक्सपेंडिचर कितने आ गए? P की वैल्यू आपने इक्वेशन से सॉल्व करके कैलकुलेट की 58,000। तो 58,000 का 40% A पर, 30% बी पर, 20% सी पर चार्ज होगा। तो आप कहोगे ये तो पूरा चार्ज ही नहीं हुआ, 40, 30 और 20, ये तो 90% ही चार्ज हुआ। तो 10% कहाँ गया? 10% ऑलरेडी इक्वेशन के थ्रू क्यू में जा चुका है। आप ऐसा मत करना कि जो वैल्यू आपने पी की कैलकुलेट की इक्वेशन के बाद उसको 4, 3, 2 के रेशियो में बांट दो एबीसी में, बिल्कुल नहीं। परसेंटेज 40% ए में, 30% बी में और 20% सी में। 10% जो क्यू में जाना था वो तो ऑलरेडी इक्वेशन के थ्रू जा चुका है। सेम इसी तरीके से क्यू की वैल्यू आपने इक्वेशन से कैलकुलेट की 34,000। 34,000 का 50% ए, 20% बी और 10% सी। 20% जो पी में जाना था वो इक्वेशन के थ्रू ऑलरेडी जा चुका है। समझ गया? तो ये होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। कौन से मेथड को हमें काम लेना है? जो मेथड क्वेश्चन में दे रखा है। बट अगर क्वेश्चन में रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड करने का कोई मेथड नहीं दे रखा है तो हमें काम लेना है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को काम में लेना है। चलिए ठीक है। तो ये तो हो गया डिपार्टमेंट वाइज एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना, जो फर्स्ट टाइप के हमने क्वेश्चन किए। अब सेकेंड टाइप के इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो मशीन वाइज हम एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करते हैं। मतलब मशीन वाइज हम मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करते हैं। हमें इसके लिए क्या करना है? या तो एक पर्टिकुलर मशीन की डिटेल दे रखी होगी या एक ग्रुप ऑफ मशीन की डिटेल दे रखी होगी। अगर एक पर्टिकुलर मशीन की डिटेल दे रखी है तो हमें उस मशीन के सारे ओवरहेड को कैलकुलेट करना है और फिर उस ओवरहेड में उस मशीन के आवर्स का डिवाइड करना है। तो हमें क्या मिलेगी? मशीन आवर रेट। अगर हमें ग्रुप ऑफ मशीन की डिटेल दे रखी है, एक सिंगल मशीन की अलग से डिटेल नहीं दे रखी है, तो हमें ग्रुप ऑफ मशीन के टोटल ओवरहेड्स को पता करना है, उस ग्रुप ऑफ मशीन के टोटल मशीन आवर्स को पता करना है और फिर हमें उस ग्रुप ऑफ मशीन की मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करना है। कैसे? टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स। तो हमें या तो एक पर्टिकुलर मशीन के हिसाब से मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करना होता है या फिर एक ग्रुप ऑफ मशीन के हिसाब से मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करना होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप एक पर्टिकुलर मशीन के हिसाब से मशीन आवर रेट निकालो तो ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रुप ऑफ मशीन के हिसाब से मशीन आवर रेट निकालो तो ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ है तो आपको क्या करना है? एक मशीन के हिसाब से करना है या ग्रुप ऑफ मशीन के हिसाब से करना है, ये डिपेंड करता है कि क्या एक पर्टिकुलर मशीन की अलग से सेपरेटली डिटेल दे रखी है। अगर कोई पर्टिकुलर मशीन की सेपरेटली डिटेल दे रखी है तो हमें एक मशीन के हिसाब से मशीन आवर रेट निकालनी है और एक पर्टिकुलर मशीन की अलग से सेपरेटली डिटेल नहीं दे रखी है, हमें ग्रुप के हिसाब से डिटेल दे रखी है तो हमें ग्रुप के हिसाब से मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करना है। इसमें एक पॉइंट आता है सेटअप टाइम का और एक आता है रनिंग टाइम और एक होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम।
टोटल मशीन आवर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेटअप टाइम, रनिंग टाइम और रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम को तो मशीन आवर्स में काउंट करते ही नहीं है, मतलब हम मशीन आवर्स में किसको काउंट करते हैं, सेटअप टाइम को और रनिंग टाइम को। सेटअप टाइम और रनिंग टाइम इक्वल्स टू मशीन आवर्स। ऐसा तब होता है जब हम सेटअप टाइम को प्रोडक्टिव मानते हैं, जब हम सेटअप टाइम को प्रोडक्टिव मानते हैं। अगर सेटअप टाइम को प्रोडक्टिव मानते हैं तो मशीन आवर्स का मतलब हो गया सेटअप टाइम प्लस रनिंग टाइम। बट अगर हम सेटअप टाइम को प्रोडक्टिव नहीं मानते तो मशीन आवर्स का मतलब केवल और केवल रनिंग टाइम ही होता है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है सेटअप टाइम इज प्रोडक्टिव तो मशीन आवर्स इक्वल टू सेटअप टाइम प्लस रनिंग टाइम। अगर क्वेश्चन में दे रखा है सेटअप टाइम इज अनप्रोडक्टिव तो मशीन आवर्स का मतलब क्या हो गया, केवल और केवल रनिंग टाइम। बट क्वेश्चन में कुछ कह ही नहीं रखा है, तो आपको 2 मशीन आवर रेट कैलकुलेट करनी है। ये मानते हुए अगर सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है तो मशीन आवर रेट क्या होगी, और अगर सेटअप टाइम अनप्रोडक्टिव है तो मशीन आवर रेट क्या होगी। आप 2 रेट कैलकुलेट कर सकते हो अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है तो, राइट। तो मशीन आवर्स। इसके बाद में तीसरे टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। सबसे पहले तो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्या होते हैं, मगर उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का मतलब होता है, हम सबसे पहले क्या होता है, जो भी टाइम पीरियड स्टार्ट होता है हम उसके लिए एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट में जनरली या तो लेबर आवर रेट होती है या मशीन आवर रेट होती है। मान लो एब्जॉर्प्शन रेट के लिए हम मशीन आवर रेट मेथड का काम यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम कोई भी टाइम पीरियड स्टार्ट होने से पहले मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करते हैं। सपोज मशीन आवर रेट इज ₹20, मतलब हम 1 घंटे का 20 रुपए ओवरहेड चार्ज करते हैं, ठीक है। अब मशीन आवर रेट को हमने एस्टिमेट किया कोई भी टाइम पीरियड, जैसे मान लो हम मंथ वाइज अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का ट्रीटमेंट करते हैं, मान लेते हैं। तो जैसे ही वो मंथ स्टार्ट होगा उससे पहले हम मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेंगे। अब जब वो मंथ एंड होगा तब हमें पता चलेगा कि हमने टोटल कितने घंटे काम किया। मान लो हमने टोटल घंटे काम किया, एक्चुअल आवर्स, उस मंथ में हमने टोटल काम किया सपोज 50,000 आवर्स, 50,000 घंटे काम किया। तो हमने हर घंटे का ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना किया, एब्जॉर्प्शन रेट हमारी क्या है 20 रुपीज। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हमने कितना खर्चा टोटल एब्जॉर्ब किया जॉब पर, 50,000 आवर्स काम किया और हम हर घंटे का 20 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। इट मीन्स टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू ₹10 लाख। बट एक्चुअल ओवरहेड मान लेते हैं, एक्चुअल ओवरहेड है सपोज ₹12 लाख। एब्जॉर्ब्ड कम है, 10 लाख है, एक्चुअल ज्यादा है, तो एब्जॉर्ब्ड कम है, हम इसलिए इसको कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना हो गया, 2 लाख रुपए। एब्जॉर्ब्ड कम है, इसको हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अगर एब्जॉर्ब्ड ज्यादा होता, मान लो या एक्चुअल ओवरहेड 9 लाख रुपए होता, मतलब एब्जॉर्ब्ड ज्यादा है, तो हम इसको कहते हैं ओवर एब्जॉर्ब्ड, मतलब हमने एब्जॉर्ब्ड ज्यादा कर दिया। अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का एक ही ट्रीटमेंट, ट्रांसफर टू P&L। अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड है, मान लो यहाँ पर 12 लाख रुपए है और एब्जॉर्ब्ड केवल 10 लाख है, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड हो गया 2 लाख रुपए। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ₹2 लाख। अब इस अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है वो कितना, एबनॉर्मल रीजन की वजह से, एबनॉर्मल रीजन में जैसे यहाँ दे सकते हैं मिस प्लानिंग की वजह से, डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से, या और कोई रीजन इसी टाइप का कुछ दे सकते हैं। जितना अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड डिफेक्टिव प्लानिंग या मिस प्लानिंग या एबनॉर्मल रीजन की वजह से, उतना अंडर एब्जॉर्ब हम ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। मान लो दे रखा है कि जो 40% अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है वो डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से, तो 2 लाख का 40% 80,000 ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। रिमेनिंग अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज 1,20,000। ये जो रिमेनिंग 1,20,000 अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, इसके लिए हमें एक रेट कैलकुलेट करनी होती है जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री रेट। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालते हैं, सप्लीमेंट्री रेट को कैलकुलेट करने का तरीका होता है सप्लीमेंट्री रेट इक्वल्स टू, ये जो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है 1,20,000, जो बैलेंस अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है 1,20,000, उसमें प्रोडक्शन की यूनिट का डिवाइड करना होता है। किसका डिवाइड करना होता है, प्रोडक्शन की यूनिट का।
प्रोडक्शन की यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। प्रोडक्शन की यूनिट मान लो हमने ड्यूरिंग द मंथ 10,000 यूनिट फिनिश्ड कंप्लीट की और 4,000 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में, जो कि ओवरहेड के हिसाब से 50% कंप्लीट है। अगर 4,000 यूनिट WIP की है और वो ओवरहेड के रिगार्डिंग 50% कंप्लीट है, तो वो इक्वल टू 2,000 यूनिट्स के बराबर हो गई। 10,000 यूनिट तो फिनिश और 2,000 यूनिट WIP की, वैसे है तो WIP यूनिट 4,000 बट वो 50% कंप्लीट है, सो इट इज इक्वलेंट टू 2,000 यूनिट, इट मींस प्रोडक्शन यूनिट इक्वल टू 12,000। तो ये जो बैलेंस अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है 1,20,000, हमें इसमें प्रोडक्शन की यूनिट का डिवाइड करना पड़ेगा। किसका डिवाइड करना पड़ेगा? प्रोडक्शन की यूनिट का, और हमें मिलेगी सप्लीमेंट्री रेट 10 रुपीज पर यूनिट। फिर इस सप्लीमेंट्री रेट को हम चार्ज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स पे और क्लोजिंग स्टॉक WIP पे, अगर WIP का स्टॉक है तो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स पे और क्लोजिंग स्टॉक WIP पे। हमने जितनी यूनिट सेल कर दी, मान लो हमने टोटल 7,000 यूनिट सेल कर दी, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 70,000 हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे चार्ज करेंगे। 3,000 यूनिट मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 30,000 हम चार्ज करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स पर, और 2,000 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस की है तो यूनिट 4,000 बट वो 50% ही कंप्लीट है, तो इसीलिए वो इक्वल टू 2,000 यूनिट हो गई। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 20,000 हम चार्ज करेंगे क्लोजिंग स्टॉक WIP पर। बहुत इजी है। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का ही अभी तक क्वेश्चन आया, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का जनरली क्वेश्चन नहीं आता, और वैसे ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का क्वेश्चन आता है तो वो इजी भी है, पूरा ओवर एब्जॉर्ब्ड P&L में ट्रांसफर हो जाता है। अंडर एब्जॉर्ब्ड का ट्रीटमेंट जो एबनॉर्मल रीजन की वजह से ट्रांसफर टू P&L, बैलेंस से हमें सप्लीमेंट्री रेट निकालनी है और उस रेट से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक WIP, उन सब पर चार्ज करना है अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और जनरली आता है, ये जो एक्चुअल ओवरहेड दे रखे होते हैं इसमें बहुत सारे कुछ एबनॉर्मल लॉसेज या एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर इसके अंदर ऐड हो रखे होते हैं। जैसे दे रखा है कुछ ओवरहेड हमने लेबर को स्ट्राइक पीरियड के अंदर अवॉर्ड के दिए, कुछ पास्ट मंथ या पास्ट ईयर के एक्सपेंडिचर थे जो हमने इसके अंदर ही ऐड कर दिए, कुछ इसी तरीके से बहुत सारे एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर या एबनॉर्मल लॉसेज एक्चुअल ओवरहेड के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो एक्चुअल ओवरहेड दे रखे हैं उसमें से वो सारे एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर या एबनॉर्मल लॉस को हमें माइनस करना होता है। पीछे जो नेट एक्चुअल ओवरहेड होंगे हम यहाँ पर वो एक्चुअल ओवरहेड लेंगे। आप समझ गए? जो एक्चुअल ओवरहेड हमें दे रखे उसमें से एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर और एबनॉर्मल लॉस को हटा दो, पीछे जो बचेगा वो होगा एक्चुअल ओवरहेड, और उसमें से एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस करके हमें कैलकुलेट करना है अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। करेक्ट? तो ये तो था इस चैप्टर का रिवीजन। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर में थियरी के कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं। बहुत कम पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये जो डिपार्टमेंट बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं, इसके फायदे क्या? फैक्ट्री पूरे को एक ही रहने दो, ये अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने का क्या फायदा? पहला बेनिफिट, बेस्ट एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस। पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड को एस्टिमेट करना भारी काम है, बट जब हम उसको डिपार्टमेंट में अलग अलग बांट देते हैं पूरी फैक्ट्री को, तो एक एक डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट एस्टिमेट करने की जिम्मेदारी उस डिपार्टमेंट के मैनेजर की होती है। उसके पास अपने डिपार्टमेंट के ओवरहेड को एस्टिमेट करने का काम होता है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकता है। बेटर कॉस्ट कंट्रोल, हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, इससे ज़्यादा बेटर कॉस्ट पे कंट्रोल होता है। सूटेबल मेथड कैन बी यूज्ड। अच्छा, एब्जॉर्प्शन रेट के बहुत सारे मेथड है। हो सकता है एक डिपार्टमेंट को लगता है कि हमारे यहाँ लेबर आर रेट मेथड ज़्यादा ठीक है, हो सकता है दूसरा डिपार्टमेंट सोचे कि हमारे लिए मशीन आर रेट मेथड ज़्यादा सूटेबल है, एक डिपार्टमेंट सोचता है कि हमारे लिए परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट वो ज़्यादा सूटेबल मेथड है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मेथड का यूज़ कर सकती है, बट अगर हमने ऐसा डिपार्टमेंट का सिस्टम ही नहीं बनाया तो फिर हमें केवल एक ही मेथड को काम में लेना पड़ेगा। एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट में क्या फ़र्क है? एलोकेशन जो एक्सपेंडिचर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है उस एक्सपेंडिचर को उस डिपार्टमेंट पर बांट देना, बट अपॉर्चनमेंट में
कॉमन एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको हमें सारे डिपार्टमेंट पर कोई रेशियो या बेस लेकर सारे डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. एलोकेशन डील्स विद द होल आइटम ऑफ कॉस्ट, वेयर अपॉर्चमेंट डील विद द proportionate of cost. Allocation is a direct process of charging expenses, whereas apportionment is an indirect process. Allocation is much wider term than apportionment. बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंस के पॉइंट दे रखे हैं. टाइप ऑफ ओवरहेड रेट, इस चैप्टर में बस वैसे लास्ट पॉइंट है थियोरी का. इस चैप्टर में अगर थियोरी का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये टाइप ऑफ ओवरहेड रेट. एक होती है नॉर्मल रेट, एक होती है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट. नॉर्मल रेट वो होती है जो एक्चुअल टाइम पीरियड खत्म होने के बाद कैलकुलेट की जाती है. मतलब ये एक्चुअल से रेट कैलकुलेट होती है. जैसे हम मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते हैं तो मशीन आवर रेट का फॉर्मूला क्या, ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स. नॉर्मल रेट क्या करती है, एक्चुअल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल मशीन आवर्स. तो वो जो आपने रेट निकाली एब्जॉर्प्शन की वो क्या हो गई, एक्चुअल रेट हो गई. एक होती है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट जो एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मशीन आवर्स. मतलब जो टाइम पीरियड स्टार्ट होने से पहले जो हम एब्जॉर्प्शन की रेट को कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट. राइट. देखो नॉर्मल रेट में व्हेन ओवरहेड रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल ओवरहेड बाय एक्चुअल बेस इट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट. यहाँ दिया हुआ है एक्चुअल बेस, मतलब मशीन आवर्स अगर हम रेट काम ले रहे हैं तो मशीन आवर्स का डिवाइड करेंगे. लेबर आवर रेट मेथड को काम ले रहे हैं तो लेबर आवर्स का डिवाइड करेंगे, है ना. जो एक्चुअल बेस है उसका डिवाइड करना. प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट व्हेन ओवरहेड रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग एस्टिमेटेड ओवरहेड बाय एस्टिमेटेड बेस इट इज कॉल्ड प्री डिटरमाइंड रेट. ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट का सिस्टम होता है फैक्ट्री में, बट अगर ऐसा नहीं हो तो फिर अगर डिपार्टमेंट का सिस्टम नहीं है तो जो रेट निकलती है एब्जॉर्प्शन रेट जो हम कैलकुलेट करते हैं, चाहे मशीन आवर रेट हो चाहे लेबर आवर रेट हो, वो पूरी फैक्ट्री की एक सिंगल रेट ही निकलती है. हम उसको कहते हैं ब्लैंकेट रेट. टोटल फैक्ट्री के ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन के आवर्स या टोटल फैक्ट्री के लेबर आवर्स. हम एक सिंगल रेट निकालते हैं पूरी फैक्ट्री की, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज रेट नहीं निकालते. उसको कहते हैं ब्लैंकेट ओवरहेड. It refers to one single rate for whole factory. It is calculated by dividing the total overheads by total base. एक होती है डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग रेट. हम इसमें क्या करते हैं, हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड को कैलकुलेट करते हैं और हर डिपार्टमेंट के जो बेस है जैसे मशीन आवर्स है, हर डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स का उसमें डिवाइड करके हर डिपार्टमेंट की अलग अलग रेट को कैलकुलेट करते हैं एब्जॉर्प्शन रेट को. ब्लैंकेट रेट में सिंगल रेट और डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट में हर डिपार्टमेंट की अलग अलग रेट. इट रेफर टू वन सिंगल रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. हर डिपार्टमेंट की एक रेट. इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल ओवरहेड बाय बेस फॉर ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली. मतलब डिपार्टमेंट वाइज रेट कैलकुलेट करना इज डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट. ब्लैंकेट ओवरहेड रेट में डिपार्टमेंट वाइज रेट को हम कैलकुलेट करते हैं, पूरी फैक्ट्री की एक ही रेट कैलकुलेट करते हैं, उसको कहते हैं ब्लैंकेट ओवरहेड रेट. राइट. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया ओवरहेड. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. ओके, थैंक यू, बाय बाय.